नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स एनसीआर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम राज संग्राम का और आज हम बात करेंगे चुनाव प्रचार के खत्म होने की दिल्ली में। जी हां, इससे पहले लगभग सभी दल जनता से आज मुखातिब हुए और अपनी खूबियां गिनाई। शीला दीक्षित ने कहा कि दिल्ली बदल गई है तो सुषमा बोली कि आपको वोट देना अपना वोट खराब करना है। और पलटवार करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सुषमा घबरा गई हैं। इस चुनावी अंताक्षरी के बीच कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए, जो उन असल मुद्दों से जुड़े हैं जिनमें आधी आबादी की तालीम, सियासत में अपराधियों की घुसपैठ और राजनीति में पैसे का बोलबाला गिनाया जाता है। आज राज संग्राम में जानेंगे कि आम आदमी के साथ होने का ताल ठोकने वाली पार्टियां इन मुद्दों पर कितनी गंभीर हैं। देखिए राज संग्राम। तो दिल्ली की 70 सीटों पर 4 दिसंबर को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले जब आज प्रचार खत्म हो गया तो आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो इस दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के 10 दमदार नेताओं की बात करें तो पहले नंबर पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम आता है, जो नई दिल्ली सीट से मैदान में हैं। शीला को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता विजेंद्र गुप्ता को मैदान में उतारा है। इस मुकाबले को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार डॉक्टर हर्षवर्धन इस बार भी अपनी परंपरागत सीट कृष्णानगर से मैदान में हैं। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर ए.के. वालिया लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से एक बार फिर मैदान में हैं। दिल्ली सरकार की एक और मंत्री डॉक्टर किरण वालिया मालवीय नगर सीट से चुनाव मैदान में हैं। मालवीय नगर सीट से ही दिल्ली बीजेपी की बड़ी नेता आरती मेहरा उनको टक्कर दे रही हैं। दिल्ली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली इस बार भी गांधीनगर से ही मैदान में हैं। बीजेपी के टिकट से लगातार 4 बार चुनाव जीतने वाले हरशरण सिंह बल्ली ने इस बार कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वो हरिनगर सीट से ही चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली के दंगल में नई जान डालने वाली आप पार्टी की सबसे अमीर उम्मीदवार शाजिया इल्मी आर.के. पुरम सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स मीडिया। तो ये तमाम दिग्गज हैं जिनकी किस्मत अब 4 तारीख को दिल्ली की जनता तय कर देगी। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, आपसे पहले उनको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त बीजेपी से हरदीप सिंह, कांग्रेस से दीपक गोठी और आम आदमी पार्टी से राजीव मिश्रा हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ और। इस बार चुनाव में जीत किस पार्टी की होगी ये राज्य का युवा वोटर ही तय करेगा। इसी के मद्देनजर दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टियों ने टिकट देने में युवाओं को कितनी तरजीह दी है, अब ये देखते हैं। दिल्ली के चुनाव में 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों की तादाद 556 है। अगर औसत की बात करें तो ये आंकड़ा है 70%। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 में 30 साल से कम उम्र के युवा उम्मीदवारों की तादाद 74 है। सबसे ज्यादा 244 प्रत्याशी 31 से 40 की उम्र के हैं, जबकि 41 से 50 की उम्र के 238 कैंडिडेट हैं। वहीं 143 उम्मीदवारों की उम्र 51 से 60 साल है। 71 से 80 साल के बुजुर्ग कैंडिडेट भी मैदान में हैं। दिल्ली विधानसभा 2013 के चुनाव में युवाओं को सबसे ज्यादा टिकट देने वाली पार्टी है बीएसपी, जिनके 38 युवाओं को टिकट दिया गया है, जबकि दूसरे नंबर पर है आम आदमी पार्टी, जिसने 35 युवाओं को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने कुल 17 जबकि कांग्रेस ने 19 युवाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। 55 साल से ज्यादा उम्र के सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं। वहीं कांग्रेस ने 20 उम्मीदवारों को टिकट से नवाजा है। बात अगर 75 साल से ज्यादा उम्र के उम्मीदवारों की करेंगे तो कांग्रेस का महज एक उम्मीदवार ही इस बार चुनाव मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स मीडिया। तो युवा तो काफी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियां इस लिस्ट में पीछे हैं और नंबर 1 पर आती है वो पार्टी जो कि दिल्ली में बहुत कम पहुंच रखती है या बहुत कम अपनी मौजूदगी रखती है। जी हाँ, बीएसपी। हालांकि तीसरे चुनाव में वो तीसरे नंबर की पार्टी थी। आपके पास आऊंगा हरदीप जी। युवा और आपके चेहरे जो हैं सीएम कैंडिडेट हर्षवर्धन, वो भी जब 10 दिन 10 इरादे उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया तो सबसे पहले युवाओं की बात हुई, मेरिटोक्रेसी की बात हुई, लेकिन टिकट देने में कहीं ना कहीं लगता है कि कमी आपने भी रखी, कंजूसी आपने भी रखी। ऐसा युवाओं की आप देख करके चलें तो जो है पार्टनरशिप बढ़ती चली जा रही है। हर इलेक्शन बाय इलेक्शन अगर आप कंपेयर करें 2012 एमसीडी से 2013 या उससे पहले 2008 2007, हर दफे युवाओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है।
मैं एक बार बार बात यही कहता हूँ, सबसे पहले जो चीज होती है वो है विनेबिलिटी और मेरिट। युवा होना मात्र एक मेरिट नहीं है, बल्कि जो विनेबिलिटी का फैक्टर है वो सबसे पहले चीज देखी जाती है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, ऑन ऑफर वो क्या दे सकता है, प्लेटफॉर्म पे क्या है उसके पास, सबसे बड़ी चीज वो है। दीपक कोठी जी। हरदीप जी जहां तक कह रहे हैं, और जो सबसे पहला शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया विनेबिलिटी, वाकई ही राजनीति में देखा जाता है कि हम जिस व्यक्ति को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं उसकी जीत की संभावनाएं कितनी है। ये ठीक है कि युवा वर्ग को हम तरजीह दे रहे हैं, युवा वर्ग को आगे ला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन बुजुर्ग साथियों का भी परामर्श उन्हें मिले, उन बुजुर्ग लोगों के साथ उनका सानिध्य रहे और सत्ता में उनकी भागीदारी जो है वो नग्न ना हो जाए। क्योंकि बिना किसी वजह के हम ये कहें कि हम केवल युवाओं के साथ चलेंगे तो एक्सपीरियंस कहां से लाएंगे, सरकार कैसे राजीव मिश्रा जी, चलाएंगे। लेकिन इसलिए सवाल हमें ये रखना पड़ता है, लेवल रखना पड़ता है। राजीव मिश्रा जी, आपने दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं के जो तर्क हैं वो सुन लिए। सवाल आपके साथ जाकर और भी खास हो जाता है और भी अहम हो जाता है, इसलिए क्योंकि आपका जो नेतृत्व है, जो चेहरा है आपके नेतृत्व का, वो खुद एक युवा है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कंजूसी आपकी पार्टी में भी है। जी, जितने भी गंभीर ऑप्शंस हमारे पास इस बार इस इलेक्शंस में हैं, यदि आप देखेंगे तो हमारे सबसे ज़्यादा युवा कैंडिडेट्स हैं। आपने खुद भी कहा बीएसपी को हम उतना एक गंभीर ऑप्शन नहीं मानते, इसलिए ये मानना होगा कि हमने सबसे ज़्यादा युवाओं को प्रोत्साहन दिया है। हालांकि हमने उनसे ज्यादा उम्र के भी लोगों को टिकट दिया है। हमारे यहाँ तो विनेबिलिटी फैक्टर है, क्या आपके यहाँ भी यही फैक्टर है? देखिए, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि ये एक आंदोलन से निकल के आ रही हुई पार्टी है, तो युवा चेहरा तो रहेगा ही इसमें। ये उसकी अपनी एक पहचान सी है। तो पर कोई हमें ज्यादा उम्र वालों से परहेज नहीं है, विनेबिलिटी डेफिनेटली रहता है। पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है जो वॉलंटियर्स हमारे हैं उनमें जो ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा वोट जो पार्टी के वॉलंटियर्स के लिए लेता है वही टिकट का हकदार बनता है, यदि उसकी छवि सही है तो। लेकिन क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हरदीप जी कि अगर आपने कितने यूथ को टिकट दिया है या कितने उम्मीदवार आपके हैं जो युवा है, क्या इससे जो युवा वोटर और जो पहली बार वोट देने जा रहा है उसके ऊपर इसका कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? नहीं, आज युवा को हम सिर्फ इस चीज को लेकर के चलें कि बाय मेयर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर वो हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है। आज युवा बहुत इंटेलिजेंट है, वो पॉलिसीज देखता है, विजन्स देखता है कि क्या ऑन प्लेटफॉर्म है एक्स पार्टी के, वाई पार्टी के, जी पार्टी के। वो सारी चीजें देख करके अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको क्लोज करता है या ओपन करता है। सिर्फ अगर हम कहें युवा मात्र से अगर आप वोट लेकर के आ सकते हैं तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दूंगा। पॉइंट नंबर 1, ऐसा नहीं है कि युवा के अंदर कोई इटर्नल हेट्रेड है कि अगर हम सीनियर की बात करें तो या हम नॉट सो यंग लोगों की बात करें तो उनके तरफ उनका अट्रैक्शन नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। आज मेरे हिसाब से युवाओं का जो आइकॉन है वो मेरे हिसाब से नरेंद्र भाई और मेरे हिसाब से वो नॉट सो यंग है उस कैटेगरी में। लेकिन आरोप ये लगता है कि वो यूथ जिनको टिकट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, किसी कद्दावर नेता के बेटे हैं, ऐसा या कुछ फिर भी कहीं नहीं है मेरे हिसाब से, इसलिए उनको टिकट मिल रहा है। हमारी पार्टी से अंडर 50 मेरे हिसाब से जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, मेरे ख्याल 40 के आसपास हैं जिनको दी गई है। और 40 के 40 अगर आप कहें कि किसी न किसी पॉलिटिकल फैमिली से को बिलोंग करते हैं, मैं आपसे बिल्कुल। लेकिन अंडर 40 देखें तो 17 या 18 ही आते हैं, 17-18 में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। नहीं, कोई भी नहीं ऐसा। मेरे हिसाब से कोई भी नहीं होगा जो सिर्फ इस कारण आए हैं कि उनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ऐसा शायद एक भी कैंडिडेट आप बीजेपी दिल्ली की तरफ से नहीं गिना पाए। कोठी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी राजनेता के पुत्र को केवल इसलिए टिकट दे दिया जाए कि वो उसका पुत्र है। उसकी अपनी बैकग्राउंड होती है, वो काम करता है, अपने पिता के साथ काम करता है, राजनीति में काम करता है। जब आप ये मानते हैं कि एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है और एक दुकानदार अपने बेटे को दुकानदार बनाना चाहता है, मैं पत्रकार हूं, मैं अपने बेटे को पत्रकार बनाना चाहूंगा, तो एक नेता अपने बेटे को नेता की तरफ क्यों नहीं ले जाएगा? आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं चला रहे ना कि मेरा बेटा ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जहां पिता काम कर रहे हैं वहीं पर बच्चा भी उसके साथ चलता है। बच्चे के साथ काम करते हुए वो भी डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं कि जब एक पिता के साथ पुत्र काम कर रहा है और पुत्र उस राजनीति में उस राजनीतिक दल के लिए काम कर रहा है, उसका एक कार्यकर्ता है, उसका अपना प्लेटफॉर्म है, तो उसे क्यों ना टिकट दिया जाए? और क्यों नहीं उस कार्यकर्ता को दिया जाए जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो अपने दम पर यहां तक पहुंचा
चाहे आपका झंडा उठा रहा है लेकिन फिर भी उसको टिकट नहीं मिलता है, ऐसे भी मिलते हैं। आप देखिए इस बार दिल्ली में कई टिकट दिए गए हैं और ऐसे टिकट दिए गए जिन्हें ये माना जा रहा था कि ये लोग केवल कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता से बढ़ के गए हैं, उन्हें टिकट हरदीप, मिला। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक चीज आपके कार्यक्रम में मैंने कल भी कही थी, अगर पार्टी टिकट दे भी दे, विनेबिलिटी एश्योर नहीं की जा सकती। विनिंग कॉम्बिनेशन तभी बनता है अगर कार्यकर्ता या सपोर्टर उनको सपोर्ट करके जिता करके लाए। दूसरी चीज, एक चीज मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि जो बीजेपी का हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इतना स्ट्रांग है कि आप अगर कितनी भी कोशिश कर ले, आप कितने भी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हो, आप अपने पुत्र को या किसी रिश्तेदार को पैराशूट नहीं करा सकते। और इस बात की मैं पैन इंडिया चलिए आधी आबादी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजीव जी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं। राजीव जी, हमें महिलाओं की बात करनी है, आधी आबादी की बात और भी खास है क्योंकि इसमें जो आंकड़े हैं वो थोड़े से और निराशाजनक है। लेकिन उससे पहले इस फैक्टर पर कि वाकई जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का युवा है उसी को ये दोनों पार्टियां टिकट देती हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो शायद ही ऐसा कोई कैंडिडेट होगा, या आपने भी ऐसा ही कुछ देखा है? जी, हमारे यहाँ ज्यादातर, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि एक आंदोलन से निकल के आ रही हुई पार्टी है, तो जाहिर है कि इसमें वही लोग मिलेंगे जो आंदोलन में थे। तो ज्यादातर युवा चेहरे हैं, तो इस कारण वो कहीं ना कहीं अनअवॉइडेबल सा है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स अगर पार्टी लाइन से बाहर देखें तो वाकई उन्हीं लोगों को टिकट मिलता है जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और वो यूथ हैं। अगर तो हमारे यहाँ आपके यहाँ नहीं, मैं पूरी जनरल बात कर रहा हूँ। जी, ज्यादातर मैं सोचता हूं कि अगर ये हमारी पार्टी की भी सोच यही है कि टिकट और जो उम्मीदवारी उसको दी जाए जो जिसकी छवि अच्छी हो, जो जनता के बीच सेवा करने का रिकॉर्ड रखता हो और जो बड़ी सोच रखता हो परिवर्तन लाने की, और जो जीत सकता हो। ये बड़ा फैक्टर, ये जरूर एक फैक्टर रहता है। चलिए यूथ के बाद अब बात करते हैं आधी आबादी की। महिलाओं के विकास के दावे और वादे तो तमाम पार्टियां करती हैं, लेकिन जब बात चुनाव में महिला उम्मीदवार खड़े करने की होती है तो सियासी पार्टियों की असलियत सामने आ जाती है। अब ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल 796 उम्मीदवारों में से कुल 9% यानी 69 महिलाएं हैं। अगर पार्टी की बात करें तो इनमें से बीजेपी के टिकट पर 5, कांग्रेस के टिकट पर 6, आम आदमी के टिकट पर भी 6, जबकि बीएसपी की 1 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। वहीं एसपी की 2 महिला उम्मीदवार दिल्ली के दंगल में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। और ये आंकड़े देखकर आपके मन में क्या आता है हरदीप जी? 5 केवल महिला कैंडिडेट, आपको नेता नहीं मिली पूरी दिल्ली में? इसका एक डेलिंक्वेंट रीजन है, वो मैं बताता हूँ। जो 2012 में लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए एमसीडी के, उससे मेजॉरिटी जो हमारा एक कार्यकर्ता का चंक था वो इलेक्ट होकर के हमारे जीत के आ गए एमसीडी के अंदर। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि उन्हीं को रिजाइन करवा करके हम एमएलएस के इलेक्शन मतलब सारी महिला कार्यकर्ता आपकी पार्षद बन गई? नहीं, आपके सामने की वो है क्योंकि 50% रिजर्वेशन थी महिलाओं के लिए। अगर हमने टिकट देनी है तो निकल के तो कार्यकर्ता नहीं आना ना ऊपर टिकट लेने के लिए। तो हमारी मेजर चंक जो कार्यकर्ता का था वो टिकट लेकर के काउंसलर्स की काउंसलर्स हैं आज के दिन में। ये तो बात मेरे ख्याल से शायद मुझे नहीं पच रही कि नहीं, आपको मेरी बात नहीं समझ हरदीप जी ने प्रमाणित कर दिया कि इनके पास राजनीतिक तौर पर महिलाओं की कमी है। नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं है। और ये इन्होंने अपने आप ये बता के बिल्कुल ये प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में महिलाओं का टोटा है या लेकिन प्रमाणित एक और बात हुई है। हरदीप जी मैं आ रहा हूं आपके पास। हरदीप जी मैं आ रहा हूं आपके पास। छोटी सी बात बताएं, अगर मैं एक फैक्ट है और उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो मैंने स्वागत किया इस बात का, निकाल करके ला रहे हैं। स्वागत तो कर रहे हैं दीपक कोठी जी। हरदीप जी मैं आपकी बात को जोड़ दूं, स्वागत तो कर रहे हैं और प्रमाणित उन्होंने कर दी अपनी बात कि उनके पास महिला कार्यकर्ताओं का टोटा या टिकट नहीं दे रहे। लेकिन एक बात और प्रमाणित हुई है कि वो पार्टी जिसकी अध्यक्ष महिला है, वो पार्टी जिसकी मुख्यमंत्री महिला है, उसने भी बहुत कंजूसी से महिलाओं को टिकट हमने ज्यादा दी। आपने 6 टिकट दिए, 5 और 6 में कोई अंतर नहीं है। तो इसका फिर तो अगर आप गिनती, अगर आप 5 के बाद 6 बड़ा नहीं है। 125 साल पुरानी पार्टी अगर 6 दे रही है तो आम आदमी पार्टी को तो 1 भी नहीं देना चाहिए था। उसने तो 6 पार्टी, क्यों नहीं देना चाहिए था? देखिए आप इस बात को आंकड़ों में ले जाएंगे तो कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को प्रोत्साहित किया है। इस बार भी 6 महिलाएं, 6 बहुत हो गया। बिल्कुल, आप देखिए जब औरों सबसे हम ऊपर हैं, आपने तो 9% टिकट नहीं दी। हम सबसे ऊपर हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया है। और आप ये मान के चलें कि ये सारी की सारी महिलाएं हमारी, मतलब बीजेपी की बात प्रमाणित हो गई, उनके पास कार्यकर्ता नहीं। लेकिन ये बात आप नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे हम? जब गौरव जी आप यू आर पुटिंग योर वर्ड्स इनटू माय माउथ। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, मैं दीपक कोठी जी की बात कोट कर रहा हूं। एक बात को समझिए, आप जैसे कह रहे हैं आपको ये
बात हजम नहीं हो रही। मैं एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, आप मेरी बात को समझिए, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है कि हम ऑर्गेनाइजेशन से ही टिकटें बांट रहे, पैराशूटिंग से नहीं बांट रहे। सर ऑर्गेनाइजेशन में ही तो कार्यकर्ता होंगी ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो है वही इन्होंने यही तो कहा, जो ऑर्गेनाइजेशन में है उनको जो लड़वा दिया, बाकी नहीं। जो है ऑलरेडी है, सामने है, तो उनको हम रिमूव करें कि आप कॉर्पोरेशन से रिजाइन कीजिए और एमएलए का इलेक्शन लड़िए। कई पार्षदों को टिकट दिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। नहीं, आप मेरी बात को समझिए, बिल्कुल दिए। हाँ। मैं उस चीज को कहां डिनाई डिक्लाइन कर रहा हूं, मगर सिर्फ इस पीछे कि वो महिला है या इस पीछे वो एक पर्टिकुलर जाति को बिलोंग करती है या किसी और कास्ट से है, हाँ। वो हमारे लिए कभी भी नहीं है। राजू मिश्रा जी के पास जाएंगे, उनसे भी इस बात पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। जब लौटेंगे तो ये बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को टिकट देने के लिए कौन सा पैमाना रखा था, केवल विनेबिलिटी, केवल छवि या कुछ और। रहिए आप हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि महिलाओं को टिकट देने में इतनी कंजूसी क्यों, आखिर 5 और 6 टिकट अगर 70 में से दी जा रही हैं तो क्या इसे जायज ठहरा सकते हैं। आम आदमी पार्टी से राजीव मिश्रा है हमारे साथ। राजीव जी, 6 टिकट आम आदमी पार्टी ने भी दी है। अगर आप अपने आप को अलग रखना चाहते हैं तो किस पैमाने पर आप आधी आबादी को टिकट दे रहे हैं और इतनी कम टिकट क्यों दी गई? जी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ उसकी जो प्रक्रिया है टिकट देने की, वो इस तरह की है, जैसे अभी पहले भी जिक्र हुआ कि वॉलंटियर से ही 5 नाम आने हैं। ऊपर से हमारे जो टॉप लेवल की जो हमारी कमिटीज हैं वो नाम नहीं सजेस्ट करती। ये नाम आते ही वॉलंटियर्स में जो 5 सबसे ज्यादा लोकप्रिय लोग हैं उनके नाम 5 आते हैं, उनमें से सिलेक्शन किया जाता है। तो कुछ तो उस कारण रहा होगा। और दूसरा, अरविंद जी ने अभी हाल में ही इस चीज को एडमिट किया है कि यहाँ कहीं थोड़ी चूक हुई है। वो इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं इस बात को कि और देने चाहिए थे। और हमें पक्का यकीन है कि ये आने वाले समय में इन चीजों पे ध्यान ज्यादा दिया जाएगा। लेकिन क्या ये बात माने कि वाकई आधी आबादी अब महिलाओं से ज्यादा कनेक्ट हो पाती? मतलब अगर एक महिला चुनाव में खड़ी है तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो दिक्कतें हैं उनको समझेगी, महिलाओं की बातों को आगे बढ़ाएगी। जी, ये होता है ऐसा? मैं पूरी तरह से इस बात को मानता हूं कि ज्यादा महिलाओं के होने से महिलाओं के मुद्दे चर्चा में रहेंगे और उनका निवारण भी संभव हो पाएगा। ये पक्की बात है। नहीं, एक लंबी बहस छिड़ी थी हरदी जी महिला सुरक्षा को लेकर, खासकर पिछले साल 16 दिसंबर को जो कुछ हुआ दिल्ली में, उसके बाद कहा गया कि दिल्ली बिल्कुल अनसेफ है महिलाओं के लिए और लगातार बयानबाजी आई। उसको देखते हुए कहा गया कि तमाम तरह के कानून बनाए जाएं, प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए विधानसभा में। लेकिन अगर टिकट ही इतनी महिलाओं को मिल रही है, टिकट दी गई है, जीत के कितनी आएंगी, तो कहीं ना कहीं वो बात तो यहां पर सही नहीं ठहर पा रही। नहीं, सिर्फ टिकट देने से आप क्या समझते हैं, क्या महिला सुरक्षा बढ़ जाएगी? मैं थोड़ा नहीं, सा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर जीतेंगे तो प्रतिनिधित्व बढ़ेगा विधानसभा। उसको आप बेंचमार्क ना बनाएं। मैं ये बहुत एक संवेदनशील मुद्दा है ना, उस चीज पे आज से आपसे मैं डिबेट कर पाऊंगा। ये बहुत एक संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इस चीज को हमें केयरफुली ट्रीट करना पड़ेगा। इसको इतना हम लाइटली नहीं ले सकते। ये एक पार्लियामेंट से लेकर के और हर प्लेटफॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पे ये मुद्दा छेड़ा हुआ है कि महिलाओं को आरक्षण बाय डिफॉल्ट देना चाहिए। हमारी पार्टी सदा उसके फेवर में रही है। 3 दफे हमने वो बिल भी पार्लियामेंट में पेश किया, मगर आज दिन तक उसके ऊपर कुछ नहीं हो पा। और बीजेपी आज के दिन में हमने देखिए, सुषमा जी हैं हमारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक महिला है। आज ये नहीं है कि हम उस चीज को लेकर के संवेदनशील नहीं है या संजीदा नहीं है, बट एक कंसेंसस होना चाहिए, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड, तभी ये चीज आगे। हम एमसीडी में ये चीज, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन महिला है, यहाँ तो पार्टी की अध्यक्ष ही महिला है, यूपी मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, बट कंसेंसस नहीं क्रिएट नहीं हो पा रहा है, कंसेंसस नहीं क्रिएट हो पा रहा है। खैर, आधी आबादी की बात हो गई, आधी आबादी की बात हो गई। अब बात इससे भी आगे करते हैं। यूथ को टिकट नहीं दिया, महिला को टिकट नहीं दिया, लेकिन उनको टिकट दे दिया जिन पर दाग लगे हुए हैं। कम से कम राजनीतिक पार्टियों के लिए दाग अच्छे हैं, दिख रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के दंगल में दागी उम्मीदवारों की कमी नहीं है। इस बार जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं करीब 800 के आसपास, उसमें से 111 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर दाग है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दागी चेहरे भी कम नहीं हैं। इलेक्शन वॉच ने दिल्ली के 796 उम्मीदवारों के एफिडेविट की जांच में पाया कि इनमें से 16.0% यानी कुल 129 उम्मीदवार दागी हैं और इन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने की बात कबूली है। इन 129 उम्मीदवारों में 93 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर अदालत में संगीन मामले दर्ज हैं। पार्टियों के हिसाब से देखें तो दागी उम्मीदवारों की फहरिस्त में बीजेपी सबसे ऊपर है।
जिसके 31 यानी 46.0% उम्मीदवार दागी हैं। कांग्रेस के 70 में 15 यानी 21% उम्मीदवार, जबकि बीएसपी के 67 में से 14 यानी 21% उम्मीदवार दागी हैं। वहीं एसपी में 4 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी में भी 5 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस साल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी समेत दूसरी कई पार्टियों के कम से कम 2 कैंडिडेट पर कत्ल, डकैती या फिरौती के लिए अगवा करने जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। संगीन जुर्म के मामलों में ओखला से कांग्रेस कैंडिडेट आसिफ मोहम्मद खान पर कत्ल का संगीन मामला दर्ज है। बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट पर बलात्कार की कोशिश का मामला, जबकि बीजेपी के सीएम कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन पर दंगा भड़काने का मामला दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स मीडिया। और ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं, और खासकर उसके लिए जो कि यहाँ पर अपनी पार्टी बनाने का दावा कर रही है बीजेपी। 15 साल बाद सत्ता में आना है आपको, लेकिन इस तरह टिकट देंगे तो क्या लगता है आप आएंगे सत्ता में? हमें से पूछ रहे हैं जी। देखिए, जितने मामले हैं ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। मैं अपनी बात से शुरू करूंगा। ठीक है। मेरे ऊपर संगीन मामले हैं, नॉन कॉग्नाइजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं। आप सुनते चलिए मेरे ऊपर कितने केस हैं। एक्सटॉर्शन, फिरौती, किडनैपिंग, इलीगल कन्फाइनमेंट, उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, अबेटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस, उसके बाद सरकारी, ये मैं 8-9 वो आपको वो गिना रहा हूँ जो मेरे को मुंह ज़बानी याद है। और उसके अलावा कितने हैं, दंगा भड़काना, और करीब करीब इसके अलावा कितने मामले जो क्रिमिनल हैं मेरे पर हैं। और इसमें से एक भी ऐसा मामला नहीं है जो नॉन पॉलिटिकल हो। आप एक बात को समझिए, जिस टाइम एक पार्टी, अब हमारी बीजेपी पार्टी की मैं बात बोलूंगा, आप अपोजिशन में हैं, आप धरना प्रदर्शन पे करते हैं, आपने कोई एक जरा सी आपने ऐसी हरकत कर ली, आप धरना प्रदर्शन अगर मुख्यमंत्री आवास के बाद दे रहे हैं तो आपको अरेस्ट करके लिया जाता है। अरेस्ट करेंगे, पुलिस रिकॉर्ड बनता है, चाहे हाथ के, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 15 सालों में बीजेपी ने सत्ता के लिए संघर्ष किया और उसके बदले में उन पर आरोप लगवाए? जी बिल्कुल। मैं तो अपना एग्जांपल देता हूं, मैं किसी और की बात ही नहीं कर रहा। मेरे ऊपर संगीन मामले हैं, नॉन बेलेबल है, नॉन कॉग्नाइजेबल है। तो और एक भी मामला मैं अपनी बात ये आरोप तो कांग्रेस पर जाता है फिर तो। दीपक जी देखो, क्योंकि प्रशासन के साथ हरदीप जी ने प्रमाणित कर दिया। एक बात मैं करता हूं, प्रशासन का दुरुपयोग जो पार्टी कर रही है आज, मैं क्योंकि इस बात की कैनवसिंग नहीं कर सकता, कांग्रेस ने सदा प्रशासन का दुरुपयोग करके हमारे लोगों पर मामले लगाए हैं। दीपक जी जवाब दीजिए। अब देखिए, हरदीप जी ने प्रमाणित कर दिया कि इन पे इतने सारे मुकदमे हैं, तो मैं कम से कम दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे पे किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं है। आप सत्ता सीन है, आप कांग्रेस से इसलिए आप पे सत्ता का सुख भोग रहे हैं, प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप पर मामले कहां से समय नहीं है, मुझे राजीव जी के पास भी जाना है। राजीव जी के पास भी ये जाना। मान लें कि अगर आप कोई अपराध नहीं करेंगे तो भी आप पर मुकदमा बनेगा। 1000% बनेगा। आप ये प्रमाणित कर रहे हैं। मैं वही एग्जांपल देता हूं। मैं राजीव जी के पास जाना चाहूंगा, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। कानून जो है, दीपक जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी समय कम है, आपकी प्रतिक्रिया। अभी मैंने बात सुनी कि धरना प्रदर्शन के केस हैं और आपराधिक मामले वो बन जाते हैं, पर अगर वो देखें तो हमारा तो सारा आंदोलन ही धरना प्रदर्शन के बारे में था। हमारे और बनना चाहिए। किसी भी कैंडिडेट के ऊपर कोई संगीन मामले नहीं है, जबकि हम लोगों ने खूब धरना प्रदर्शन हमने किए। देखिए, मुझे बोलने दीजिए हरदीप भाई, मुझे बोलने दीजिए। हमने बहुत धरना प्रदर्शन किए, हमारे ऊपर एक मामला दर्ज नहीं है, तो ये कहना गलत है कि धरना प्रदर्शन करके हम अपराधी हो जाते हैं। और धरना चलिए, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, ऐसा बात नहीं हो पाएगी। चर्चा के अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं दीपक जी, चर्चा के अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं। आखिरी रिएक्शन आप लोगों से एक लाइन। 2009 2010। चलिए दीपक जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आना हरदीप जी। आखिरी रिएक्शन, बस 1 मिनट हमारे पास, 2 लाइन का रिएक्शन आपसे दीपक जी। मैं ये कह रहा हूं कि कभी ऐसा नहीं होता कि धरने प्रदर्शन पे डकैती का मुकदमा लग जाए या बलात्कार का मुकदमा लग जाए। जब ये घटना घटती है तभी जी बताइए। जिस टाइम दिल्ली के अंदर सीलिंग हो रही थी एन मास, 3 दिन के लिए हमें तिहाड़ जेल रात को आकर के रहना पड़ा था। किसके लिए?
सिर्फ हम सीलिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप एक बात बताएं, इसके अंदर कौन सा हमने रेप कर दिया, कौन सा हमने बलात्कार कर, नहीं, आप डकैती और अभी जो कौन सी हमने डकैती कर दी, कौन से हमने, अगर हम जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों से माफी चाहूंगा, समय खत्म हो चुका है, माफी चाहूंगा आप लोगों से। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया राजीव जी यहाँ आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हरदीप जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया। तो राज संग्राम में आज हमने बात की कि आज प्रचार खत्म हो चुका है, 4 तारीख को जनता को वोट देना है, लेकिन जनता क्या देखकर वोट करेगी? जनता को वोट करना है। और आपसे अपील हम यही करते हैं कि आप अपनी कसौटी पर अपने उम्मीदवारों को कसिए और जो आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है, जो चाहे कोई भी पार्टी हो, जिसको जो लगता है आपके लिए काम करेगा, आपकी दिक्कतों को समझेगा, उसको वोट दीजिए। और यहाँ आपसे मेरा मतलब आम आदमी पार्टी से नहीं, आम जनता से है। और 4 तारीख को निकलिए और वोट जरूर डालिए। फिलहाल राज संग्राम में आज बस इतना ही। नमस्कार।